कि ये मेरी लाइफ में काम आएगा, कुछ मेरी एग्जाम में काम आएगा और कुछ मेरी लाइफ में काम आएगा। जैसे ये जो दोहा है, ये मेरे एग्जाम में शायद कहीं काम ना आया हो, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो आप जो आपका कोन ऑफ एप्लीकेशन, जब आप लाइफ को समझना शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या शुरू होता है, फिर लाइफ आपको समझाना शुरू करती है सरल तरीके से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जब कोई चीज स्किल एक्वायर करते हैं तो कैसे एक्वायर करें। हम लोग को, मैक्सिमम लोगों को क्या समझ नहीं होता है कि ये करने के लिए जरूरी क्या है। यानी यदि मैं दुकान में जाना चाहता हूं तो मैं क्लियर नहीं होता हूं कि मैं दुकान से खरीदना क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप ये बिल्कुल क्लियर है कि आप चाहते क्या हैं, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए, उस एक्सप्रेशन के लिए आपको समझ होनी चाहिए। तो हम दुकान पे जाके जल्दी क्या बोलते हैं, भैया कोई शर्ट दिखा दीजिए, और वही कोई व्यक्ति है तो क्या होता है, बहुत सारी शर्ट आपके सामने रखता है, वो भी ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। फिर आप कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चाहिए, फिर हाफ नहीं चाहिए, फिर फुल नहीं चाहिए, तो आप उसमें आधे घंटे 1 घंटे लगाते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है मुझे फुल शर्ट लाइट कलर की चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई डिजाइन, प्लेन शर्ट चाहिए। तो आपका क्या हो गया, कोन ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, नैरो हो गया। यानी आप फिक्स है कि हमको ये चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए आपको घर से जब आप निकले हैं तो होमवर्क आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो होमवर्क कीजिए कि जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर होने में और प्राइम मिनिस्टर बनने में फर्क है। और यदि आप सिविल सर्वेंट होना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तो ये बता दूं मैं आपका कि वो लक्ष्य नहीं हो सकता आपका, वो आपका माध्यम हो सकता है। तो आप ट्वेल्थ में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर, बिकमिंग अ टीचर, बिकमिंग अ फार्मर, ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपका क्या है, माध्यम है कि आप टीचर बनके क्या करोगे जो आपको सुकून देगा, आईएएस बनके क्या करोगे जो आपको सुकून देगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने लिए, आप जब घर जाएंगे तो ये डिसाइड करेगा कि आपको सुकून क्या देता है, और वो सुकून कहीं भी मिल सकता है। उस सुकून को पाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो कुछ चीज आप खुद कर सकते हो, किसी चीज के लिए आपको किसी ओहदे की जरूरत होगी, वो ओहदा क्या है, वो आपका माध्यम डिसाइड करेगा। ओके, मैं ये बनके ये करूंगा। जैसे हमारे मित्र हैं, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट इसलिए बने कि वो छोटी जगह में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल सके। तो उनका एम ये नहीं था आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, उनका माध्यम था कि यस आई वांट टू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट सो दैट आई कैन ओपन अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द रूरल एरिया व्हिच ही बिलोंग टू, सो दैट छोटे लोगों को भी सुपर स्पेशलिटी का फायदा मिल सके। तो आप ये डिसाइड करिए कि आप चाहते क्या है, और उस चाहने के बीच में क्या माध्यम है, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, वो है आपका जो आज जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। करेक्ट। अब मैं यहां हूं, एक बार मैं और चाहता हूं, आप 11th 12th में हैं, ये आपके माइंड को ट्रेन करने का एक एक्सरसाइज बताता हूं मैं आपको। मैं बहुत छोटा था, तो स्कूल से आया, मुझे टीचर ने कुछ बोला, तो मैं बहुत झल्लाया हुआ था, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के ऊपर गुस्सा हो गया। तो उन्होंने दोपहर कहा, भाई मैंने क्या किया, मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, क्योंकि मैं स्कूल से गुस्सा होकर के घर गया। तो मैंने सोचा हाँ भाई बात तो सही है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने तो प्यार से मुझे खाना ऑफर किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे मैं संजय हूं, तो कहीं एक छात्र संजय होता है, मैं यहां क्या हूं, आप यहां क्या है, छात्र संजय, ठीक है, स्टूडेंट संजय। फिर जब आप घर जाते हैं तो आपके अलग अलग हिस्से काम में आते हैं, भाई संजय, पुत्र संजय, मित्र संजय। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। अब क्या होता है, इस आपकी जो पर्सनालिटी के अलग अलग पार्ट हैं, उसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, उसकी अलग अलग वल्नरेबिलिटीज हैं। Has anybody heard of this term SWOT? SWOT सुना है किसी ने ये शब्द आज से पहले? What? हाँ बताइए कुछ, कभी सुना आपने SWOT? SWOT. This stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. You can modify it: strength, weaknesses, opportunities and challenges. SWOT. तो मैं चाहता हूं आप अपनी पर्सनालिटी के हर हिस्से के बारे में एक SWOT एनालिसिस कीजिए। यानी छात्र संजय की क्या स्ट्रेंथ है, कि उसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, बोल अच्छा लेता है, समझ अच्छा लेता है। वीकनेसेस क्या है, कि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, या मैं ये नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे पास, मैं ये कर सकता हूं। चैलेंजेस क्या है, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना। मेरे को ये चैलेंज अगर लेना है
ये अगर अपॉर्चुनिटी मुझे अवेल करनी तो मुझे ये चैलेंज है, इसको मुझे पार करना होगा। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जब भी आप परेशान होंगे तो सबसे पहले तो आप ये होमवर्क करिए कि आपकी पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा परेशान है। तो आप ये समझ पाएंगे कि आप बेवजह चिल्लाना बंद कर देंगे। आप पुत्र संजय को यदि पिताजी ने सुबह डांटा है या मम्मी ने डांटा है तो पुत्र संजय को आप कहां छोड़ के आएंगे? घर में। और जब स्टूडेंट संजय यहां आएगा तो वो क्या होगा? बुरी तरीके से फ्रेश होगा, उसके ऊपर वो बर्डन नहीं होगा। इसी तरह जब यहां मैं परेशान होऊंगा तो पहले तो मैं परेशान होऊंगा नहीं, क्यों? मैं देखूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है। अगर मैं परेशान हूं तो क्या मैं अपनी वीकनेस की वजह से परेशान हूं, किसी चैलेंज की वजह से परेशान हूं? और क्या ये चैलेंज मेरे अपने स्ट्रेंथ के अंदर है? क्या ये मेरे काबिलियत के अंदर है? तो अगर काबिलियत के अंदर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर काबिलियत के अंदर नहीं है तो मुझे किसके पास जाना है? तो अगेन यू हैव होम डाउन कि मुझे चाहिए क्या, तो टाइम कम लगेगा आपको लाइफ को समझने में। करेक्ट? तो मैं आपको जो अभी तक बता रहा था दैट वाज टू एंटाइज यू कि लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो आप बैठे हैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। इसको किताबों में क्या लिखा है वो पढ़िए। सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता होती थी, किशोर भारती में 10th में पढ़ाई जाती थी। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो डेथ बेड पे थे, बहुत कम कविताएं लिखी उन्होंने। तो एक्चुअली लोहे का स्वाद ये आपकी जिंदगी में परेशानियों से, अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ है। तो आपके माता पिताजी आपके लिए वो मुंह में लगाम थामे हुए हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। उसका एहसान आप कुछ भी बन के चुका नहीं सकते। आप डॉक्टर बन जाए, वो आपको बनाना चाहते, उसका एहसान नहीं चुका सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका टाइम नहीं लौटा सकते। तो मैं चाहता हूं अंदर से एक सोचिएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, कि क्या मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकता हूं। आज मैंने देखा सुबह 4 बच्चे एक बाइक पे बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कौन है वो। एक बाइक पे 4 लोग स्कूल आ रहे थे। आई एम श्योर कि किसी माँ बाप ने वो अनुमति नहीं दी होगी कि 4 बच्चे एक गाड़ी बैठे, और उसमें से एक बच्चे ने हेलमेट पहना हुआ, दूसरे के हाथ में हेलमेट था, लेकिन हेलमेट सिर पे नहीं था, शायद बाल खराब होने का डर था। ठीक है? तो आप सोचिए आपने क्या किया। जाने अनजाने में आप वो कर रहे हैं जिससे आप माता पिता की परेशानियां बढ़ा सकते, यही कम कर देते हैं। करेक्ट? नाउ सिंस आई हैव बीन ब्रॉट हियर, सो आई हैव टू स्पीक टू यू कि यदि आप करियर बनाना चाहते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। यदि आप आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो देयर आर 3-4 स्टेजेस। आर्मी में यू कैन ज्वाइन एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फॉर दैट मैटर। यू कैन ज्वाइन एज अ सोल्जर। ठीक है? सोल्जर के लिए 10th और 12th के बाद एक स्कीम है अग्निवीर, जिसके आपको एड्स मिल जाएंगे साल में 2 बार। इसकी इनफैक्ट पूरे ईयर, राउंड द ईयर रिक्रूटमेंट चलता रहता है, ट्वाइस इन अ ईयर। आप देख सकते हैं उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए और रिटन एग्जाम आपकी 10th तक के बेसिक सब्जेक्ट के नॉलेज अच्छे होने चाहिए। नाउ द सेकंड स्टेज इज इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, तो वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, सो फर्स्ट यू हैव टू, देयर इज फर्स्ट स्टेज व्हिच कम्स इन क्लास 12th, दैट इज द एग्जाम ऑफ एनडीए। आपने नाम सुना है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसमें आपके रिटन एग्जाम होता है, फिर उसका आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए सेपरेटली मैं खाली आपको एक छोटा सा गुरु मंत्र दूंगा इंटरव्यू के लिए आप क्या करें। रिटन के लिए आपको 12th तक के बेसिक सब्जेक्ट, बेसिकली उसमें एक मैथ्स का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। तो अगर आपने 12th तक की पढ़ाई ढंग से की है और आप सिचुएशनली थोड़े से अवेयर हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज की पढ़ाई आप थोड़ा बाहर से आपको नॉलेज आना चाहिए थोड़ा सा। इफ यू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द नॉर्मल जनरल नॉलेज एंड यू स्टडी वेल इन योर क्लास 12, तो आपके लिए वो तीनों पेपर निकालना मुश्किल नहीं होगा। यू कैन क्लियर इट। बट आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका इंटरव्यू, और मैं आपको बताऊं वो इंटरव्यू कितने दिन का होता है पता आपको? 5 डेज। तो वो ऐसा फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होता। जनरली इंटरव्यू के बारे में हमारी क्या एक इमेज बनी हुई है कि वहां जाएंगे कोट पैंट पहन करके और सामने एक टेबल लगी है, वहां पर एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेडी या बैठी होंगी या जेंटलमैन बैठे होंगे और हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और वो भी एक हिस्सा है। दैट 40-minute फेस टू फेस इंटरव्यू इज वन पार्ट ऑफ इट। बट उसमें आपसे बहुत सारे काम कराते हैं जिससे आपकी साइकोलॉजी निकल करके बाहर आती है। एंड इफ यू हैव द मैचिंग साइकोलॉजी यू विल बी सिलेक्टेड। फिर आपको ग्रेजुएशन जो है वो आर्मी कराती है
या आर्मी मतलब आर्म फोर्सेस कराती है, उसके बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। 3 इयर्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 1 साल की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है। तो 4 साल में आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो मतलब 12th पास करने के 4 साल बाद यू कैन बिकम अ लेफ्टिनेंट। बट इसी के साथ एक पैरेलल एंट्री है, यू मस्ट नो दिस, कि उसको बोलते हैं TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम का मतलब ये है कि अगर आपके 12th में 75% एंड अबव है, ये 75% कट ऑफ है, 75% कट ऑफ है, लेकिन मेरिट जल्दी हाई जाती है, तो अगेन यू डोंट हैव टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम। आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इंटरव्यू देना। तो इंटरव्यू की तैयारी शिद्दत से करिए, एंड उससे क्या होगा, 12th के मार्क्स मान लिया आपके 80% 90% है एंड यू क्लियर द इंटरव्यू, सो आपको आर्मी बीटेक या BE की डिग्री देगी, टेलीकॉम इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स यू विल बिकम लेफ्टिनेंट और इक्वलेंट रैंक इन द आर्म फोर्सेस। तो ये 2 तरीके हैं आफ्टर 12th। यदि आप नहीं कर पाए तो ग्रेजुएशन के, अच्छा इसका फॉर्म साल में 2 बार निकलता है, 16.5 to 19.5 इयर्स के तक आप आ सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और 12th में फाइनल ईयर में भी आप उसको पेपर भर सकते हैं। 12th का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके पहले भर सकते हैं आप। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कब भरना चाहते हैं। एंड एवरी 6 मंथ देयर इज एन इंटरव्यू प्रोसीजर, तो यू इफ यू वांट यू कैन फिल द फॉर्म। अगर आप 12th की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं तो आफ्टर 12th आप सिविल से ग्रेजुएशन कीजिए, BA BSc BCom, एंड ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में यू कैन अपीयर इन द CDSE एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके भी सेम 3 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इसके बाद आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर भर सकते हैं, जब तक आपका, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, जब तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है, आपका CDS का रिजल्ट आ जाता है, एंड यू विल बी ट्रेन्ड फॉर 1.5 years इन IMA और 1 year in OTA, एंड यू विल बिकम लेफ्टिनेंट आफ्टर दैट। तो ये आर्म फोर्सेस में जाने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट की जो स्पेसिफिकेशन, बहुत सारे लोग डाउट होता है, क्या मैंने आर्ट्स लिया तो क्या मैं बन सकता हूं, साइंस लिया तो क्या मैं बन सकता हूं। तो आपके लिए कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं जा सकता। बट ये कि चूंकि जैसे एयरफोर्स में आपको पायलट बनना है तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं और वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स के स्टूडेंट एयरफोर्स में जाते नहीं, जैसे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो एयरफोर्स में अकाउंट ऑफिसर्स के लिए जा सकते हैं आप, यू कैन गो फॉर द नॉन फाइटिंग ब्रांच। आप जो मीटरोलॉजिकल ब्रांच होती है उसमें फाइटर पायलट कंट्रोलर्स होते हैं एयरफोर्स में, नेवी में लॉजिस्टिक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ऑफिसर होते हैं एयरफोर्स में। तो यू कैन बिकम अ नॉन फाइटिंग कार्डर ऑफिसर आल्सो इन आर्म फोर्सेस। तो ये मैं चूंकि आर्म फोर्सेस से संबंध रखता हूं, मैं इसलिए आर्म फोर्सेस के बारे में आपको बता रहा हूं। अदरवाइज प्रिपेयर वेल, योर फोन शुड बी लाइक दिस। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहान है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप शिद्दत से अपने आप को एक बार एनालाइज करें, खुद को समझें, इन्वायरमेंट समझें, इन्वायरमेंट क्या चाहता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके शायद आपको पता है आप किस जनरेशन में आते हैं या somebody said you are Gen Zs, you know which generation I belong to? Yeah, sorry, The 90s. no, which generation? You are all Gen Zs. मैं किस जनरेशन का हूं? I am a millennial, but I call myself Millennial. So I am a transition between the generation Millennium and generation Z. You know which generation is born, already born? आपका छोटा भाई वो Gen Alpha है। आपने सुना है इस टर्म के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं? बट क्या आपने समझा कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ Gen Z? That's what creates the generation gap. आपके पिताजी मिलेनियल श्रेणी में आते हैं या मम्मी आपकी, और आप जेन ज़ी हैं, तो ना मिलेनियल्स को समझते हैं ना मिलेनियल्स आपको समझते हैं, इसलिए घर में झगड़े होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपके मम्मी पापा का एजुकेशन लेवल हो सकता है इतना ना हो,
हो सकता है उनको किसी ने ये बात ऐसे आकर के ना बताई हो कि ये जनरेशन भी कुछ होती है, ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको हासिल है, तो आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होने चाहिए उससे निपटने के लिए आपके मम्मी पापा। आप ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर में बैठा हूं और उसकी कॉलबेल बजती है, तो आपको पता है मेरे मन में क्या आता है? पहले बताता हूं आपके मन में क्या आता है। आप अपने फोन को पकड़ के ऐसे बैठे होते हैं और आपको लगता है कि घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किसी और का काम, मम्मी का काम है या पापा का काम है या जिसका घर है उसका काम है। करेक्ट, सही बोल रहा हूं? और आप नहीं उठते। मेरी जनरेशन का व्यक्ति चाहे वो किसी के घर बैठा हो, उसको लगता है यार मैं वही खोलते तुम दरवाजा। This is the difference between the millennials or millennial, so-called millennial, I call myself, and generation Z, that is Gen Z. And Gen Alpha is totally different. तो मैं आपको एक scientific fact बताता हूँ. You know there are specialist cameras in the world जो आपकी ऑरा फोटोग्राफी करते हैं. ऑरा फोटोग्राफी करते हैं 7 से 8 दिन तक. वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोटो रिकॉर्ड करते हैं, फोटो खींचते हैं. फिर वो डिसाइड करते हैं आपका डोमिनेटिंग ऑरा क्या है. तो 7 बेसिक कलर होते हैं विद योर, उस बेसिक कलर में आपका डोमिनेटिंग कलर कौन सा है, उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है. तो आज 1980 के पहले जो सैंपल्ड जिन लोगों का भी रिसर्च हुआ, 4% लोगों का जो डोमिनेटिंग ऑरा था वो था इंडिगो. और उनमें से वो लोग जो इंडिगो जिनका डोमिनेटिंग ऑरा कलर था, वो लोग थे जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे, अपने समय से आगे, अपने से समय के आगे का सॉफ्टवेयर बनाने वाले, इंजीनियरिंग पार्ट बनाने वाले, व्हीकल बनाने वाले, स्पेस टेक्नोलॉजी वाले. और 2000 के बाद 80% पीपल आर इंडिगो सोल्स. उनमें से आप एक, आप कौन सी सोल है? इंडिगो सोल. दैट मींस टेक्नोलॉजिकली यू आर वेरी एडवांस्ड. करेक्ट? ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी आपका काम नहीं होता. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं. आपके हाथ में फोन रहता है तो आप बड़े अच्छे से बात करते हैं, चाहे वो देख ना रहे हो. मम्मी पापा खुद बड़े अच्छे से आंसर करते हैं, और मम्मी पापा आपका फोन जैसे ले लेते हैं आप अपंग हो जाते हैं. आपको समझ नहीं आता. नॉर्मल बात, नॉर्मल बेसिक बात का आप आंसर नहीं दे पाते हैं. दैट इज व्हाट हैज स्टक ऑन योर हैंड. सो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि घर में यदि आप मिलेनियल्स को समझेंगे जो कि आपके माता पिता हैं, एंड आपके दादा दादी वो बेबी बूमर जनरेशन के आते हैं, बूमर्स. So if you understand boomers, if you understand millennials, I am sure you will understand yourself कि आप आए क्यों हैं. तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, अपने आप को समझिए, पेरेंट्स को समझिए, ताकि घर की किटकिट आप दूर कर सके. तो आपकी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम होगी और आपके पेरेंट्स की भी कम होगी. और दूसरी बात मैं खत्म करने से पहले ये बताना चाहता हूं आपको कि स्ट्रीम और एजुकेशन का बैकग्राउंड आपकी सफलता में कोई योगदान नहीं. मेरी माताजी बिल्कुल अनपढ़ थी. She was totally illiterate. She couldn't even sign. मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं और आज मेरे नाम पे 3 पेटेंट हैं, जिसमें से एक मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित है, एक ऑटोमोबाइल टेक्निक से संबंधित है और एक लाइव वर्चुअल से संबंधित है. इन तीनों फील्ड का आपस में कोई लेना देना नहीं है, और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, उसका मेरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. मैं जब 8th क्लास में था तो मैंने हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ऐसे पट्टी लगी हुई, थॉट लगते, सारे लोग थॉट लगाते हैं, तो उसमें भर्तृहरि शतकम एक किताब है. उस किताब का एक कोट था, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन. यानी तो मुझे नहीं समझ में आया. तो मैं अपने प्रिंसिपल साहब को देखने से इसका क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने बेटा ये लिखा हुआ कि साहित्य संगीत और कला जिसके अंदर ना हो वो बिना सींग पूंछ का जानवर है. तो मुझे वो समझ में नहीं आया. फिर मैंने 2-3 दिन उसको डाइजेस्ट करने में लिए, तो मुझे समझ में आया कि यू माइट बी वेरी गुड इन एजुकेशन, बट यू कैन नॉट बिकम अ ह्यूमन बीइंग अंटिल यू हैव दीज 3 क्वालिटीज इन यू. साहित्य, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी गुड पोएट, यू हैव टू बी अ गुड राइटर. You have to understand the literature. If you become lyricist, गजल को कवि बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात. यदि कवि बन नहीं सकते, कविता को समझिए, साहित्य को समझिए. Because literature actually teaches you what is going in the society. कला, that doesn't mean that you have to be a good painter, good artist.
किसी काम को करने की कला। जैसे आपने देखा होगा कुछ दुकान में कोई चाय बेचता है और बड़े अच्छे से चाय बेचता है, सारे लोग उसके यहाँ जाते हैं। बरेली स्टेशन पर एक व्यक्ति चना बेच रहा था, ये मैं बहुत छोटा था, 4 साल का था तब की मेरी मेमोरी है। और वो आया, सब लोग बोले थे बहुत अच्छा चना, बहुत अच्छा चना, बहुत अच्छा चना है। उसने पता क्या वो क्या बोला था, उसने बोला बहुत सड़े हुए चने हैं, मिट्टी के तेल से निकाले हुए चने हैं, खाएंगे तो जीवन भर पछताएंगे, ऐसा करके बोल रहा था। एंड विद इन हाफ एन आवर हिज स्टफ वाज सोल्ड। क्या था उसके अंदर बेचने की? यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। दैट डजंट मीन दैट आप अपने आप को बेच रहे हैं, दैट मींस यू शुड नो, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड योर वैल्यूज, यू शुड बी एबल टू कन्वे व्हाट यू आर वर्थ ऑफ। आप किस चीज के लायक, आपको समझाना आना चाहिए। आपने एक फेमस स्टडी है, एक बार एक फेमस टूथपेस्ट ब्रांड की जो बिक्री कम हो गई, तो लोग डिस्कशन कर रहे थे बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए। सबने कहा भाई टूथपेस्ट लेता है व्यक्ति और एक महीने में एक ही टूथपेस्ट खर्च होता है एक परिवार में, 100 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो काफी डिस्कशन लोग कर रहे थे। तो जो ब्रेक हुआ तो उसमें एक व्यक्ति था जो उस मैनेजरियल ग्रुप का हिस्सा नहीं था। तो ऐसे ही कोई खड़ा हो तो उसने कहा सर मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? तो दे सकते हैं आप। बट लोग हंसे, यार हम एमबीए किए हुए लोग, क्वालिफाइड लोग, इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं हम, और ये सलाह देंगे हमें? उसने कहा सर, फिर भी लोगों ने कहा चलो चाय पीते हैं, लेट्स हियर हिम। तो उसने कहा सर हमारी एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है कि हम टूथपेस्ट का जो ब्रिसल होता है ब्रश का, हम उसके बराबर ही टूथपेस्ट निकालना हमेशा पसंद करते हैं। आई एम श्योर आपको भी यही होगा। तो बोला सर अगर टूथपेस्ट का जो माउथ है वो बड़ा कर दिया जाए तो जितना वो रोज निकलता है, अगर 10 ग्राम निकलता है तो वो कितना ग्राम निकलना शुरू होगा? 15 ग्राम। तो जो चीज 30 दिन में खत्म होती थी वो कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 20 दिन में। तो अब जो 30 दिन में वो टूथपेस्ट खरीदता था वो कितने दिन बाद खरीदेगा? तो 10 दिन की सेल बढ़ गई। तो लोगों को इंटरेस्टिंग आइडिया लगा, बोला यार बहुत बढ़िया बात है। माइंड यू उसकी फील्ड नहीं थी ना, वो उस फील्ड के लिए माहिर था। व्हाट ही हैड वाज आर्ट। फिर उसने कहा सर हम खाली पेस्ट बनाते हैं, क्यों ना हम लोग ब्रश भी साथ में बनाएंगे और उनको फ्री दें, लेकिन उसका ब्रिसल साइज इतने बड़े से कितना कर दें, इतना बड़ा कर दें। तो जो 15 ग्राम निकलता था वो कितना निकलेगा? 20 ग्राम। तो वो सेल कितने दिन बाद? 12-15 दिन बाद दोबारा सेल हो। उसने कहा एक और काम कर सकते हैं, लेट्स एडवर्टाइज, प्रचार किया जाए कि सवेरे शाम ब्रश करिए। पहले तो सिर्फ सुबह ब्रश करते थे, फिर सुबह शाम ब्रश करें। कितने दिन बिकना शुरू हो गया? और वो एक्सपर्ट नहीं था। फिर वो बोला सर कि अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट, वेद शक्ति, ये वो, लाल काला जो है, मतलब आपको बेचना आना चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट दैट आप पैसे लेकर के अपने आप को बेच रहे, अपना ईमान बेच रहे, मैं कतई नहीं बोल रहा हूं। यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ, मींस यू शुड प्रूव योर रेलेवेंस। रिमेंबर दिस वर्ड, रेलेवेंस, प्रासंगिकता। आपको समाज में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करनी चाहिए। तो ये मैं आपको चाहता हूं, यू मस्ट नो व्हाट द रेलेवेंस इज। सो टू समराइज, you must know the life skills, you must know the communication skills, you must know what you want to become and what is the platform for that. आप क्या करना चाहते हैं? Next is how to prepare yourself, how to understand your personality, how to understand the parents so that you can avoid the point of divergence and increase the point of convergence. कि हमारे मम्मी पापा के बीच में मैक्सिमम झगड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि ना उनको हम समझते हैं ना वो हमको समझ पाते। तो हम क्या करें, जो झगड़ों के जो बिंदु हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगली बार से जब भी आपको घंटी बजेगी, आपको समझ आएगा कि मैं खोल देता हूं, फिर मम्मी खुश होंगी, पापा खुश होंगे। यदि कोई सॉक्स, मैक्सिमम झगड़े से होते हैं आपकी जनरेशन कि निकाल के जूते अपनी जगह नहीं रखते, ठीक है, फिर मम्मी उसको उठाती है, आपके ऊपर चिड़चिड़ करती। अगर वही एक काम आपने जहां रखा है और वो शू रैक में रख दें तो क्या क्या कम हो सकता है? बैड टाइम। आपके घर में जो बैड टाइम है वो आप कम कर सकते हैं। तो इफ यू रिमूव द बैड टाइम, कौन सा टाइम बढ़ेगा? गुड टाइम। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर गुड टाइम, करेक्ट? तो मैं समय नहीं लूंगा आपका, यू हैव लॉट ऑफ पीरियड्स टू गो। एक मैं अपने लिए एक लाइन लग के रखता हूं, बहुत छोटा रखता। हम हैं सूरज, हम दिशाओं के नहीं मोहताज। हम हैं सूरज, हम दिशाओं के नहीं मोहताज हैं। हम जहां निकलेंगे पूरब खुद वहीं आ जाएगा।
Directions are not bound by the rising of sun. जहां सूरज उगता है उसी दिशा को पूरब कहते हैं। सूरज पूरब में नहीं उगता है। अपना सूरज खुद बनिए, ठीक है। जिस दिशा में आप जाएंगे वही दिशा आपके नाम से जानी जाएगी। आपने फाइनली बोलने से पहले एक लाइन में बोलना चाहता हूं। आपको पता है हनुमान जी के पास, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर धर्म में ऐसे कैरेक्टर है। तो एक हनुमान जी नाम के एक चरित्र है रामायण में। आपको पता है उनके पास बहुत शक्तियां थी। आपको पता है कि उस शक्तियों को क्या किया था? किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया तो उनकी शक्तियां वो भूल गए। आपके साथ भी ऐसे ही कोई श्राप दे रहा है तो आप अपनी शक्तियां भूल रहे हैं। क्या श्राप है वो? टेक्नोलॉजी का श्राप है, डिस्ट्रैक्शंस का श्राप है कि आप अपनी शक्तियां भूल रहे हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट। आपको पता है मेरा बच्चा 7.5-8 महीने का था और उसको 3 घंटे में मैंने एबीसीडी सिखा दी थी। ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जुलू। कैपेबिलिटी बहुत, ठीक है, लेकिन क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो आपको पता है उनको शक्तियां फिर याद कैसे आएंगी? हाँ गुड, किसे बोला? हाँ बताओ बेटा। हाँ, तो जामवंत नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनको सिखाया का चुप साध रहा बलवाना, ठीक है। तो उनकी शक्तियां याद दिलाई। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप इस सब की शक्तियां भूली हुई हैं, एक दूसरे के क्या बनिए? जामवंत। याद दिलाइए एक दूसरे को, यू कैन डू दिस, यस यू कैन डू दिस, ठीक है। और यदि आपका कोई जामवंत ना हो तो खुद अपने जामवंत, ठीक है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब कर्मों के गतिमय चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात, रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। थैंक यू। संजय, बच्चों को खुश रखिएगा, तो खुशी नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, एक्चुअली जितने अच्छा बोलते हैं उतने अच्छे सिंगर हैं, उतने अच्छे म्यूजिशियन हैं। प्लीज इनके बारे में इसलिए जानता हूँ, ये इतने बड़े से मेरे रूम पार्टनर रहे हैं, मेरे रूममेट रहे, छोटे भाई हैं, इसलिए इनकी एक चीज जानता हूँ। अन्यथा मत लेना भाई। चलिए, मैं आपको एक आपकी सिलेबस में कविता हुआ करती थी गोपाल दास की रच की, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। तो ये भी अगेन अ मोटिवेटिंग फैक्टर। कभी पढ़िएगा, अभी आपको मौका मिले तो मैं ये सुना देता हूँ आपको। ये मैंने खुद ही कंपोज किया था जब मैं क्लास 8-9 में था, तो मैं धुन बनाता रहता था। मुझे लगता था कि कुछ भी असंभव काम नहीं है, तो जब कुछ लगता था कि असंभव है तो मैं कहता था ये तो मुझे करना ही है। तो ऐसे ही म्यूजिशियन बन गए, ऐसे ही गजल को हो गए, ऐसे राइटर हो गए, ठीक है, ऐसे ही आर्मी ऑफिसर हो गए, ठीक है, ऐसे ही इनोवेटर हो गए। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसे ही लेना शुरू करते हैं तो फिर चीजें खेल हो जाती हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी शिकन नाई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी चहल पहल वैसी है तट पर। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। थैंक यू, शुक्रिया। It gives me immense pleasure to have Sanjay
the army officer amongst us, our very wonderful and multifaceted personality. We really feel highly elated with your presence here today, Honor sir. is mine. And I think the wonderful motivation, inspiration, and you have filled the student with aspirations, with some of the very lively and down-to-earth real-life situations. The examples that you gave were really very, very wonderful and great. Sanjay, thank you for being with us. Do keep coming whenever you are in Prayagraj or Allahabad. That'll be my honor in future. Thank you. On behalf of all my entire children, management, staff, and everyone. Thank you, sir. I'm really getting